Namaste and from Apollo Hospital, Gandhinagar. लिवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। उसका काम पाचन शक्ति, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिवर कैंसर। हमारे साथ है डॉक्टर चिराग जे देसाई। डॉक्टर चिराग प्रेजेंटली चीफ कंसल्टेंट एंड प्रोग्राम डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल में। उनका स्पेशल इंटरेस्ट है लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर कैंसर में, और वो हमारे साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का अपोलो हॉस्पिटल के बिहाफ पे मैं स्वागत करता हूं। और पीरियोडिकली जो हम पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे ही आज की एक्टिविटी लिवर कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, तो आप सबका स्वागत है। हाँ जी सर, जैसे हम लोग लिवर कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लिवर कैंसर क्या है और उसके कितने प्रकार हैं? जैसे इन्होंने बताया, लिवर शरीर का एक सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की 5 मेन सिस्टम है, हृदय, लंग्स, किडनी, वैसे लिवर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो काफ़ी अलग अलग काम करती हैं, जैसे कि 1500 से ज़्यादा उसके फंक्शंस है। और जब उसके अंदर कैंसर होता है तो उसको ट्रीट इफ़ेक्टिवली करना ज़रूरी है। आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो जो असाध्य रोग माना जाता था पहले, तो वो ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, और अगर सक्सेसफुली ट्रीटमेंट अगर होता है पेशेंट्स का, तो उनको काफ़ी लंबे समय का फ़ायदा और नॉर्मल ज़िंदगी हम दे सकते हैं। तो लिवर के कैंसर के मुख्य 2 प्रकार है। जो पहला प्रकार है वो कैंसर जो लिवर के अंदर चालू होता है। दूसरा प्रकार है वो कहीं और चालू हुआ कैंसर लिवर में फैलता है। ठीक है, तो उसको प्राइमरी कैंसर और सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। आज ज़्यादातर जो बात हम करेंगे वो प्राइमरी लिवर कैंसर के लिए करेंगे, कि जो कैंसर लिवर के अंदर चालू होता है। जी हाँ सर, तो लिवर कैंसर के क्या कारण होते हैं? अलग अलग लिवर की जो बीमारी होती है उसकी वजह से अल्टीमेटली लिवर खराब होता है, और जो अल्टीमेटली लिवर की कंडीशन होती है उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो सिरोसिस खुद एक रोग नहीं है, पर वो एंड रिजल्ट है अलग अलग बीमारियों की वजह से। तो लिवर के सिरोसिस होने के अलग अलग जो कारण है उसमें है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल का सेवन, या तो लिवर में बड़ी मात्रा में चर्बी का जमा होना, अलग अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, या तो कुछ हेरिडिटरी लिवर के रोग हैं, ऑटो इम्यून रोग है। तो ऐसी अलग अलग कंडीशंस की वजह से लिवर जब खराब होता है तो जो लिवर स्मूथ होता है उसके बदले उसके अंदर स्कारिंग डेवलप होता है, तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। एक बार जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है तो उसका कोई भी कारण हो, पर सिरोसिस बनने के बाद वो लिवर प्री कैंसरस बन जाता है, यानी कि वो कैंसर के लिए वल्नरेबल बन जाता है। सिरोटिक लिवर के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो अलग अलग जो रोग लिवर में सिरोसिस पैदा करते हैं वो सब लिवर के कैंसर के कारण हो सकते हैं। जी हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? तो जब भी व्यक्ति को लिवर कैंसर डेवलप होता है तो कुछ लक्षण कैंसर की वजह से होते हैं, और कुछ लक्षण लीवर जो खराब है जिसके अंदर ये कैंसर बाद में डेवलप हुआ है उसकी वजह से होते हैं। तो कैंसर की वजह से दर्द होता है, भूख कम लगती है, थोड़ा हल्का हल्का बुखार रह सकता है, या तो कई बार लिवर खराब होने के लक्षण की वजह से खून की उल्टी होना, पेट में पानी जमना, जॉन्डिस होना, पैर में सूजन आना, ऐसे सब अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। अगर बड़ी गठान है लीवर की और वो कहीं पे आसपास के ऑर्गन्स को कॉम्प्रेस करती है तो उसकी वजह से अलग अलग और सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगर लीवर की गठान लीवर से आगे जाके फैलती है तो ये जो अलग अलग
अंगों में जाके उसका फैलाव होता है, उस हिसाब से बोन पेन है या तो लंग्स के सिम्टम्स आना चालू हो सकते हैं। जी हाँ सर, तो लिवर कैंसर के और क्या तकलीफ़ें होती हैं, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर जो देखा जा सकता है? तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी पेशेंट्स को लीवर की गठान की वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए कई बार इसका निदान काफ़ी लेट होता है। जब कुछ हद से ज़्यादा गठान की वृद्धि होती है तो वो आसपास के ऑर्गन्स पे उसका दबाव करती है, वो रप्चर हो सकती है। और जब रप्चर होती है तो पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द होता है, कई बार गठान में से ब्लीडिंग हो सकता है। जब ब्लीडिंग होता है तो ब्लड प्रेशर फॉल होता है, कई बार पसीना ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से, उसके दबाव की वजह से पीलिया हो सकता है। अगर उसके डायफ्राम के ऊपर उसकी इफ़ेक्ट है तो सांस में तकलीफ़ हो सकती है। अगर बहुत बड़ी गठान है तो पेशेंट को गठान फील भी हो सकती है। जब वो फैल के दूसरे ऑर्गन्स में जाती है तो बोन पेन हो सकता है, सांस में तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कई बार लीवर सिरोसिस की वजह से होता है कि जिसकी वजह से खून की उल्टी होना, दिमाग पे असर होना, थोड़ा कॉन्शियसनेस डाउन होना, पेट में पानी भरना, पैर में सूजन होना, कुछ ज़्यादातर पीलिया होना, ब्लड टेस्ट काफ़ी कम होना, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम होना, पेट के पानी में इन्फेक्शन होना। तो ये अलग अलग जो सिरोसिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो आम लक्षण से लेके इतने कॉम्प्लिकेशंस कोई भी कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर के पास आ सकता है। जी हाँ सर, लिवर कैंसर का निदान क्या है? तो जब भी पेशेंट इसमें से कोई भी तकलीफ के साथ आता है तो इनमें से कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जो लिवर कैंसर का स्पेसिफिक है कि अगर ऐसा लक्षण है तो कैंसर ही है। तो जब भी पेशेंट को इनमें से कोई तकलीफ है, जब वो डॉक्टर के पास आता है तो उसकी कई सारी जांचें होती है। तो जांचों की शुरुआत हमेशा पहले उनकी डिटेल में जानकारी ली जाती है कि उन्होंने के पास में कोई ब्लड लिया है कि नहीं लिया है, कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं चेपी व्यक्ति से उनका कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, फैमिली में और किसी को लिवर की बीमारी है कि नहीं है, चाइल्डहुड में और कोई तकलीफ़ थी कि नहीं थी, ये कितने टाइम से तकलीफ़ है, वो सब डिटेल में जानने के बाद उनके टेस्ट चालू होते हैं। और वो टेस्ट में ब्लड टेस्ट जो करते हैं उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है, जॉन्डिस है, प्लेटलेट्स कम है, खून ज़्यादा पतला है, तो फिर एक ब्लड टेस्ट है जिसे हम ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। वो जिसकी उतनी मात्रा ज़्यादा होता है उतना ट्यूमर एग्रेसिव होने की संभावना होती है। लेकिन वो अगर नॉर्मल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को ट्यूमर नहीं है, तो उसे ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। जैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट कोई एक टेस्ट के बदले वो पूरे टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूरा पिक्चर आपके सामने बताता है कि इस व्यक्ति का लीवर का स्टेटस क्या है और उसके अंदर गठान होने की संभावना है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट करने के बाद उनका फर्दर टेस्ट जो होता है उसमें सबसे पहले सोनोग्राफी की जाती है। तो सोनोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स से होते हैं, पेट के ऊपर प्रोब घुमाया जाता है और उसमें देखते हैं कि लीवर का कंडीशन क्या है, पेट में पानी भरा है कि नहीं भरा है, गॉल ब्लैडर का क्या यानी पित्ताशय का क्या तकलीफ है, कोई गठान लीवर के अंदर दिखती है कि नहीं दिखती है। अगर गठान दिखती है तो गठान का साइज़ कहाँ क्या है, वो लीवर के कौन से भाग में है, कितनी गठान दिख रही है, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स या तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स या तो ब्लड वेसल्स का ब्लॉक हो जाना, ऐसे कोई एविडेंस सोनोग्राफी में है कि नहीं है। जो सामान्य सोनोग्राफी पेट के लिए होती है उसमें उपरांत लिवर डॉपलर जो सोनोग्राफी में फर्दर आगे का टेस्ट है जो हमेशा रूटीनली नहीं होता है, लेकिन जब लिवर के कैंसर की संभावना है या तो लिवर के किसी रोग की संभावना है तो डॉपलर भी हम ऐड करते हैं, जिससे जो नसें ब्लड आंत में से हृदय की तरफ जाने के पहले लिवर में होके जाते हैं ब्लड, तो वो ब्लड वेसल्स का क्या कंडीशन है, उसके आसपास कोई और गठानें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो ये सब जानकारी मिलती है।
कई बार सोनोग्राफी में जो जानकारी मिलती है वो प्राइमा फेसी होती है, उसका कई ज़्यादा डिटेल में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में लीवर की साइज़ क्या है, वो सिकुड़ तो नहीं गया है, लीवर का अगर ऑपरेशन करना पड़ता है तो कितना लीवर निकाल सकते हैं, कितनी ब्लड वेसल्स को काटना पड़ेगा, लीवर का कितना भाग बचेगा, ये सब जानकारी जानने के लिए हम जो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं उसको सीटी स्कैन बोलते हैं। और सीटी स्कैन कुछ कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन देने के बाद करते हैं, तो अलग अलग फेज में 3 बार सीटी स्कैन होता है, जिसको हम ट्रिपल फेज सीटी स्कैन कहते हैं। अच्छी क्वालिटी का जब सीटी स्कैन होता है तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, तो उसमें पता चलता है कि जो सोनोग्राफी में दिखा है वो वाकई में गठान है कि और कुछ है, वही गठान है कि और भी छोटी छोटी गठान है, ब्लड वेसल्स के कितनी नज़दीक या दूर है ये गठान, बाकी की लीवर की क्या कंडीशन है, पेट में पानी भरा है कि नहीं भरा है, और कहीं पर लीवर के कैंसर का फैलावा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये सब जानकारी हमें मिलती है। फिर जब लगता है कि और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो कई बार बोन स्कैन या पेट स्कैन करते हैं, जिससे जो अदरवाइज़ नहीं दिखने वाली जगहों पे अगर स्प्रेड हुआ है तो उसकी जानकारी मिलती है। छाती का फोटो या तो छाती का सीटी स्कैन करके फेफड़े की भी डिटेल में जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे ना तो लीवर की कंडीशन पर कैंसर है कि नहीं है, अगर कैंसर है तो वो कौन से स्टेज में कैंसर है, वो अर्ली स्टेज है कि लेट स्टेज है, और उसमें उनका कौन से प्रकार का ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव रहेगा, ये सब जानकारी इस इतनी सारी जटिल और बहुत सारी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस और जांचों के बाद हमें पता चलता है। जी हाँ सर, क्या लिवर कैंसर को रोका जा सकता है? लिवर कैंसर को रोका नहीं जा सकता, पर जो कंडीशंस से लिवर खराब होने के बाद कैंसर होता है उनमें से कुछ कंडीशंस को रोका जा सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, जो एक वायरस का इन्फेक्शन है, वो आजकल अभी सब चाइल्डहुड में वैक्सीन्स में उसका इंक्लूजन है, तो काफ़ी सालों से मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है अपना वो ऑलरेडी इम्यूनाइज है, तो उस तरह से हेपेटाइटिस बी को रोका जा सकता है। कुछ सावचेती से हेपेटाइटिस सी का संक्रमण रोका जा सकता है। अगर फैटी लीवर है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करके कुछ अलग अलग कुछ सावचेती रखने से ये फैटी लीवर के प्रोग्रेशन को थोड़ा रोका जा सकता है, उसके अंदर और लिवर में तकलीफ होने से उसको रोका जा सकता है। एक कंडीशन है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो आजकल काफ़ी कॉमन है। दूसरी उसी कंडीशन से संलग्न दूसरा वर्ड जो आजकल ज़्यादा यूज़ होता है वो है नैश, यानी NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। सो इन सब पेशेंट्स में लिवर के अंदर फैट कुछ हद से ज़्यादा जमा होता है और वो धीरे धीरे करके लिवर सेल को डैमेज करता है। तो इसको अर्ली स्टेज में अगर जान लिया जाए, उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाए, तो उसमें से डेवलप होते हुए कैंसर को कुछ हद तक रोका जा सकता है। सिमिलरली विल्सन्स डिजीज के जिसमें कॉपर जमा होता है लीवर में, उसकी भी जो अर्ली ट्रीटमेंट की जाए तो उसकी वजह से लिवर डैमेज होकर जो कैंसर होने की संभावना है उसको भी हम कम कर सकते हैं। सो लिवर कैंसर को रोकना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस कंडीशन में से लिवर कैंसर डेवलप होता है उनमें से कुछ कंडीशंस को रोकना पॉसिबल है। अगर हम लोग इलाज की बात करते हैं कैंसर, लिवर कैंसर के, तो उसके ऑप्शंस क्या क्या है? तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें सबसे पहले तो ये लिवर कैंसर रोकने के लिए जिस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है तो वो प्रयत्न करने चाहिए। एक बार अगर कैंसर हो भी जाता है तो उसको अर्ली से अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के तरीके पर फोकस करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो जिस पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से सिरोसिस ऑलरेडी हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से डॉक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए। उनकी नियमित जांच होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, सोनोग्राफी और ज़रूर पड़े तो सीटी स्कैन। अगर ये नियमित तरीके से अगर किया जा सके तो अर्ली स्टेज में लिवर कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं।
ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए अर्ली स्टेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेट स्टेज में जब डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो ऑपरेशन से लिवर कैंसर को निकालना यानी कि सर्जरी वो बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें जो ट्यूमर और उसके आसपास का जो थोड़ा नॉर्मल लिवर है उसको निकाल दिया जाता है। अभी लिवर कितना निकलेगा, वो गठान कहाँ पे है, उसका साइज कितना है, उसके नंबर कितने हैं और बाकी का लिवर का कितना कैसा कंडीशन है उससे डिपेंड होता है। तो लिवर रिसेक्शन कई बार लिवर के छोटे हिस्से को निकाल के किया जाता है, बड़े हिस्से को भी निकाल जाता है। नाउ ऑपरेशन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि जो सालों से होता आया है पेट खोल के ओपन सर्जरी होती है और ये सब अभी काफ़ी स्टैंडर्डाइज सर्जरी है। कई बार बिना ब्लड यूज़ किए इतनी मेजर सर्जरी कर सकते हैं, हालांकि ब्लड हमेशा तैयार रखते हैं हम। आजकल अभी लेप्रोस्कोपी से भी लिवर की सर्जरी पॉसिबल है, जिसमें दूरबीन से सर्जरी होती है। जो चीरा पेट पे लगता है वो छोटा होता है, ब्लीडिंग की मात्रा कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट ना ही कैंसर मुक्त अर्ली होता है लेकिन वो अपने काम पे रेगुलर लाइफ पे अर्ली वापस जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा आविष्कार है और ये भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है। लेकिन सब लिवर कैंसर के ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे सर्जरी है जो लेप्रोस्कोपी से हो सकते हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी भी पॉसिबल है, तो जो कुछ लेप्रोस्कोपी के जो लिमिटेशन है वो रोबोटिक सर्जरी से फ़ायदा रूप होते हैं और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे मिनिमल इन्वेजिव ऑपरेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। ऑपरेशन अगर पॉसिबल नहीं है, या तो ट्यूमर बड़ा है या तो ट्यूमर की संख्या काफ़ी है, ट्यूमर का लोकेशन ऐसा है कि जो ऑपरेशन से सेफली निकल नहीं सकता, या तो ऑपरेशन से निकल काफ़ी कम है, तो ऐसे कंडीशंस में ट्रीटमेंट के और तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। तो और तरीके क्या क्या है? तो एक तरीका है कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हार्ट में जब ब्लड वेसल ब्लॉक होता है तो उसको एंजियोग्राफी करके वो नस को खोलते हैं, उसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ लीवर में होता है, लेकिन यहाँ पे नस को ओपन करने के बजाय हम ब्लॉक करते हैं। लीवर की ब्लड वेसल की जो नसें ट्यूमर के अंदर जा रही है उसके अंदर कीमोथेरापी देते हैं हम, ताकि ज़्यादा डोज में बाकी के शरीर को बिना नुकसान किए हम लीवर के ट्यूमर पे अटैक कर सकें, और फिर उस नस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्यूमर के उस भाग को, लीवर के उस भाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। तो ये डबल अटैक होता है ट्यूमर के ऊपर, और इससे ट्यूमर डेड होता है और ट्यूमर श्रिंक होता है। इसको कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। दूसरी एक जो टेक्नोलॉजी है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे कई ट्यूमर अगर स्कैटर्ड है पूरे लीवर में, तो उसको अलग अलग तरह से टारगेट करते हैं। सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के गाइडेंस में एक सुई है जो सीधा ट्यूमर के अंदर जाती है, वो अम्ब्रेला की तरह खुलती है, और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की वजह से अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स से पूरे ट्यूमर को और उसके आसपास के लिवर को जलाया जाता है। तो जितना भाग हम ट्यूमर और लिवर का निकालने वाले हैं सर्जरी में, उतना ही भाग को उसको जलाया जाता है। तो अगर छोटा ट्यूमर है तो इस ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस सर्जरी जितनी है, अगर बड़ा है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम है। लेकिन जिस पेशेंट्स में सर्जरी पॉसिबल नहीं है उसमें ये सब ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसे अलग अलग काफ़ी ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जैसे माइक्रोवेव है या तो अल्ट्रासाउंड एब्लेशन है कि जिसकी वजह से अलग अलग टेक्निक से ट्यूमर को एब्लेट कर सके, जलाया जा सके। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो उसमें से हम अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी पेशेंट में निदान होता है वो उनका स्टेजिंग डिसाइड हो जाता है, फिर पूरे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की टीम इकट्ठी होती है जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में जहां सर्जन, फिजिशियन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट,
रेडियोथेरापिस्ट और कीमोथेरेपी के डॉक्टर साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा इस पेशेंट के लिए, और वो किस क्रम में होना चाहिए, किस टाइम लेवल पे होना चाहिए, और साथ साथ में उसी तरह का साथ में बैठ के पेशेंट का और रिलेटिव्स का गाइडेंस होता है। तो इस तरह से डिसाइड करने से पेशेंट को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। जी हाँ सर, तो लिवर कैंसर के उपचार में लिवर ट्रांसप्लांटेशन का क्या रोल है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट है आज के ज़माने में। अभी लिवर ट्रांसप्लांट भी इंडिया में बहुत एस्टाब्लिश ट्रीटमेंट है। कम से कम 20 साल से अभी इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। आजकल इंडिया के हर सिटी, मेजर सिटी में काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली अच्छे से लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जब लिवर के अंदर ट्यूमर ऐसा है जो सिर्फ लिवर काट के या तो लिवर रिसेक्शन कर से नहीं निकाला जा सकता, और लिवर जो बचता है उसका क्वालिटी या तो अच्छा नहीं है या तो उसका साइज अच्छा नहीं है, तो लिवर के भाग को निकालने के बाद जो बचे कुचे लिवर का बॉडी के और सर्वाइवल से कॉम्पेटिबल रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कई बार सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ क्राइटेरिया है जिससे डिसाइड होता है कि क्या इस पेशेंट में हम लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट के अंदर एक ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से छोटा है, या तो 3 छोटे छोटे ट्यूमर है, अगर वो कहीं लीवर के बाहर फैला हुआ नहीं है, बाकी जनरल कंडीशन पेशेंट की अच्छी है, उनको ज़्यादा कोई हृदय की या फेफड़े की बीमारी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट वाकई में कर सकते हैं। तो वो ना ही अंडरलाइंग खराब लीवर को, लेकिन साथ में उसके अंदर का कैंसर को, सब कुछ साथ में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरह के होते हैं। एक जहाँ ब्रेन डेड व्यक्ति खुद का लिवर या उसके रिलेटिव उसका लिवर डोनेट करते हैं, लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट होता है और कई बार कैंसर के पेशेंट के लिए वेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर उनके फैमिली की कोई व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है, उनका लिवर का क्वालिटी अच्छा है, जो अपनी मर्जी से लिवर देने के लिए तैयार है, और वो काफ़ी कुछ टेस्ट में से पसार होने के बाद तो फिट घोषित किए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में से, ऐसे रिलेटिव में से लिवर के पोर्शन को लेके लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर अच्छे से पेशेंट सिलेक्शन किया जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी अपने को काफ़ी लंबे समय की लाइफ लिवर कैंसर के पेशेंट्स को दे सकते हैं। जी हाँ सर, तो लिवर कैंसर का सक्सेस रेट क्या है? लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग लिवर की कंडीशन क्या है और लिवर की कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, अगर टाइमली उस पर ट्रीटमेंट हो जाती है, तो काफ़ी सालों का प्रोडक्टिव एंड ट्यूमर फ्री लाइफ हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। सर, हमारे एक व्यूअर है समीना करके, उन्होंने बोला कि उनके पापा को एसाइटिस है और सीकेडी भी है, उनका क्रिएटिनिन 4.1 है एंड DCMP विथ प्रिजर्व्ड LVEF फंक्शन, तो ही रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एसाइटिस टैपिन once a week, which procedure is better, TIPSS और CAPD? टिप्स बहुत अच्छी प्रोसीजर है। अगर वो सक्सेसफुली टिप्स में एक स्टेंट डाला जाता है लिवर के 2 नसों के बीच में, और वो पेट में पानी भरने की मात्रा को काफ़ी कम करते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी फिटनेस कैसी है उसके लिए काफ़ी टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वो टेस्ट में लगता है कि वो उसके लिए सूटेबल है तो टिप्स काफ़ी अच्छा प्रोसीजर। CAPD उन लोगों के लिए है कि जिनमें और कुछ नहीं हो सकता और जस्ट टाइम बीइंग हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ सर। सर, अगर हम लोग अपना क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, क्या लिवर कैंसर वारसागत है? लिवर के सब कंडीशंस वारसागत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जो ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस है या तो कुछ अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें फैमिली में टेंडेंसी हो सकती है। तो जब इन पेशेंट्स पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनका पूरा इवेल्युएशन होता है, तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि फैमिली के
और किसी मेंबर्स में तकलीफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और इन फैमिली मेंबर्स में कैसे उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन रोका जा सके। से फॉर एग्जांपल जब हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाली व्यक्ति हमारे पास आती है तो पूरे फैमिली का भी स्क्रीनिंग होता है, और जो जो फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीनेशन भी कराते हैं। तो कैंसर वारसागत नहीं है, लेकिन जिस कंडीशंस में से कैंसर होता है उसमें से कुछ कंडीशन वारसागत हो सकती है। जी हाँ सर, और आपका टेक होम मैसेज क्या है सर आज के लिए? तो टेक होम मैसेज ये है कि सबको जो बेसिकली ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फैटी लीवर और नैश काफ़ी कॉमन है अपने इंडियन पॉपुलेशन में। जो लीवर के पेशेंट्स हैं वो दिखते हैं उससे ज़्यादा बीमार होते हैं, काफ़ी लेट समय तक उनका डिटेक्ट होना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए रेगुलर लाइफस्टाइल, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, रेगुलर वैक्सीनेशन, सेफ प्रैक्टिसेस इन लाइफ और regular health checks every year, and if any abnormality is found तो उस पर immediate action, ये सब करने से liver health improve की जा सकती है। तो जैसे आजकल लोग हार्ट के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, वेट के लिए कॉन्शियस हो गए हैं, उसी तरह से everybody has to be now liver conscious also. So stay healthy, stay fit and take care of yourselves. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल समय निकालने के लिए हमारे लिए। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से एवरी डॉक्टर के लिए अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, क्योंकि आप लोग सच में ट्रू वॉरियर्स हो और आपका जो भी एफर्ट लेते हो आप इस पैंडमिक सिचुएशन के लिए, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से दिखता है। थैंक यू सर। Thank you very much.